Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म की जो बाउंड्री वाल होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी बहुत से नाम हैं जिसमें शामिल है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को शेप प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल की जो डेफिनेट शेप होती है ये नहीं हो सकती. इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखें, केमिकली सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है. डेट इज़ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसमें जो प्रोटीन्स की क्वांटिटी होती है वो 60 से 80% होती है, लिपिड्स की क्वांटिटी 20 से 40% होती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की, लिपिड कंटेंट की. तो लिपिड्स हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है और ये कोलेस्ट्रॉल है. तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों लिपिड्स कंटेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. और लेकिन ये जो लिपिड्स हैं ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते. इसी तरह से अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं. कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और इसी तरह से प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. इसी तरह से अब हम इसका तीसरा जो कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कंजुगेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में. ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये है कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. इसी तरह से जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स. Structure of plasma membrane. Structure of plasma membrane is defined by the Fluid-Mosaic model of plasma membrane. The model proposes that the membrane is a phospholipid bilayer in which protein molecules are either partially or wholly embedded. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिलके बनी हुई होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्शली यानी थोड़े तौर पे या फिर पूरे तौर पे उसके अंदर एम्बेड हुए होते हैं. जैसे कि आप ये आपके सामने ब्लू कलर की ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं या तो वो पार्शली यानी कि उसका थोड़ा सा पार्ट उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हुआ है या फिर वो पूरा होली या पूरी तरह से उस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. तो प्रोटीन जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि डिफरेंट जगहों पे जितने भी ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट्स ये सारे प्रोटीन्स हैं. तो ये आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर इरेगुलर पैटर्न के मुताबिक स्कैटर्ड हुए होते हैं. जैसे कि अगर आप सी में देखें तो सी में जो बर्फ़ आपको जो है वो तैरती हुई नज़र आ रही होती है. इसी तरह से लेयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से आपको दूर से दिखाई देते हैं कि जिस तरह से पानी के अंदर बर्फ़ तैर रही हो. तो ये जो प्रोटीन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये डिफरेंट होती है. एक मेम्ब्रेन में किसी और तरह से होगी, अगर हम किसी और मेम्ब्रेन को देखें तो उसमें वो कुछ और तरह से होगी. ना सिर्फ ये एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में वेरी करती है बल्कि ये एक ही मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स पे भी वेरी करती है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे प्रोटीन्स कुछ और तरह से होंगी, नीचे वाली साइड पे प्रोटीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और तरह से होगी, यानी कि उसकी दोनों साइड्स पे जो है प्रोटीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट होती है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो है 7 नैनोमीटर. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं बल्कि लिपिड पार्ट भी होता है. तो लिपिड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो एक बाई लेयर होता है और जिसमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं. ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये अरेंज हुए होते हैं
बाई लेयर की फॉर्म में। तो ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि फास्फोलिपिड का जो हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी कि ये जो उसकी टेल वाला पोर्शन होता है ना, ये इसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो इसके जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं, जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, ये देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ है। ये नीचे वाले भी हाइड्रोफोबिक एंड और ऊपर वाली लेयर के हाइड्रोफोबिक एंड्स दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन इसके जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, इसका हेड होता है, यानी ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहा है इसका हेड, ये हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। ऊपर वाले के जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है, नीचे वाले जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसकी पोजीशन नीचे की तरफ है। तो ये हाइड्रोफिलिक जो है वो एक दूसरे को फेस नहीं करते, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक है, जो दरमियान वाला पोर्शन है, वो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टीराइड पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो फास्फोलिपिड बाई लेयर के अंदर डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड हुआ होता है। देखिए अब ये येलो पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहा है, ये इस जगह पर भी है, इस जगह पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट जगहों पे येलो कलर में आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है उस लेयर के अंदर डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसकी जो दोनों सर्फेसिस हैं, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, या अगर हम इसके दो हिस्से कर लें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, यानी ये एक हमारे पास राइट पार्ट हो जाएगा, दूसरा लेफ़्ट पार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके पार्ट्स भी कर लें तो तब भी ये एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होता, यानी कि ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है और इसका राइट पार्ट और लेफ़्ट पार्ट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल होती है। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, और ये जो प्रोटीन्स होती है मेम्ब्रेन्स के अंदर, इनका मेम्ब्रेन के अंदर एक ख़ास किस्म का फंक्शन होता है। कुछ प्रोटीन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फार्म में पाई जाती हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये है कि इन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्रांचिड भी होती है और अनब्रांचिड भी होती है, और ये ओलिगोसेक्राइड्स की फार्म में होती है। और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होती है तो अटैच होकर ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड्स के साथ अटैच होती है तो ये लिपिड्स के साथ अटैच होकर ग्लाइको लिपिड बनाती है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड जो हैं वो मोस्टली जो है मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं, उन लिपिड्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पार्ट होता है उसका जो सबसे पहला रोल है वो है फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि वो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो किस तरह से कि जब मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, फास्फोलिपिड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो बाई लेयर जो है वो ज़्यादा फ्लूड हो जाती है, बाई लेयर फ्लूड बन जाती है, और जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, यानी रिजिड नहीं रहती, वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल क्यों ये है, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी है। इसी तरह से लिपिड्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फॉस्फोलिपिड्स को स्टेबलाइज़ करता है, और फॉस्फोलिपिड्स को स्टेबलाइज़ करता है बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। और इसके अलावा ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है लोअर टेम्परेचर के ऊपर भी उसको मेंटेन रखता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो लिपिड की बाई लेयर होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा ये डिफरेंट मालिक्यूल्स, पोलर मालिक्यूल्स और आइंस के अंदर आने और बाहर जाने की एंट्री को रोकता है, यानी कि पोलर मालिक्यूल्स और आइंस के अंदर और बाहर आने की जो होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो लिपिड जो कंजुगेटेड फॉर्म में होता है, कंजुगेटेड का मतलब ये है कि लिपिड जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जब लिपिड अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं, वो सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे वर्क करते हैं।
फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रोल है। तो बहुत सी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं जो कि एक्ट कर रही होती हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे, इंजाइम्स के तौर पे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे और एंटीजेंस के तौर पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स जो है वो चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे किस तरह एक्ट कर रहे होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स के पैसेज को कंट्रोल कर रही होती हैं, यानी उसमें से जो मॉलिक्यूल गुजर रहे होते हैं वो उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनमें एक चैनल बना होता है, यानी एक होल बना होता है जिसमें से प्रोटीन जो है वो इजीली उसमें से गुजर जाती हैं। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो कैरियर के तौर पे काम कर रही होती हैं। कैरियर का मतलब ये है कि वो उस चीज़ को कैरी करती हैं, यानी कि जिस चीज़ ने मेम्ब्रेन में से गुजरना है वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, उसको कैरी करके उसको मेम्ब्रेन में से ईजिली गुजार लेती हैं। अब हम देखते हैं कि इंजाइम्स के तौर पे प्रोटीन्स किस तरह से काम कर रही होती हैं। तो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं वो इंजाइमेटिक फंक्शन होते हैं उनका, यानी कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डायरेक्टली तौर पे कंट्रोल कर रही होती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है मेम्ब्रेन प्रोटीन की जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस। ये प्रोटीन क्या करती है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देती है साइक्लिक एएमपी में, जो कि एक सेकंड मैसेंजर है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे एक्ट करने का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर रही होती हैं कि किसी भी सेल से जब कोई सिग्नल आता है तो वो उस सिग्नल को अटैच करती हैं, कैरी करती हैं, उस सिग्नल को रिसीव करती हैं। तो किसी भी टाइप का जो रिसेप्टर है उसकी एक ख़ास किस्म की शेप होती है जो वो शेप जो है अलाउ करती है स्पेसिफिक किस्म के चार्ज को कि उसके साथ बाइंड कर सके। फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं कि इसकी शेप ऐसी बनी हुई है प्रोटीन की, तभी ये मॉलिक्यूल आके इसके साथ अटैच हुआ है। अगर इसकी शेप इस तरह से ना बनी होती तो कभी भी ये मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। तो उसके लिए ख़ास किस्म की शेप होना ज़रूरी है और चार्ज भी होना ज़रूरी है। तो जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल है जब वो इसके साथ बाइंड कर जाता है यानी मिल जाता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन की शेप को चेंज कर देता है। पहले इसकी शेप इस तरह से थी, वी शेप बनी हुई थी, लेकिन जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो ये पूरा आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में शेप बन जाएगी प्रोटीन की। तो वो बाइंडिंग के बाद वो प्रोटीन की शेप को चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर एक इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स आता है, सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स शो होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो है वो हर वक्त सर्कुलेट करते रहते हैं, लेकिन वो बाइंड करते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट सेल के साथ, वो हर जगह जाके बाइंड नहीं कर सकते। जब उन्हें एक करेक्ट किस्म की रिसेप्टर साइट मिलेगी जहाँ पे उन्होंने बाइंड करना है तो वहाँ पे जाके वो बाइंड करेंगे। तो ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड, उनकी जो नेचर होती है वो ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में होती है। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीजेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। एंटीजन का मतलब ये है कि वो क्या करती हैं, वो सेल्स को हेल्प आउट करती हैं रिकग्नाइज़ करने में दूसरे सेल्स, यानी सेल के अंदर किसी और सेल की एंट्री हुई है तो वो उस सेल को बताएंगी कि तुम्हारे अंदर इस सेल की एंट्री हो गई है। फॉर एग्जांपल कोई बाहर का एंटीजन उस सेल के अंदर आ गया है तो वो सेल को बताएंगी कि एक एंटीजन जो है बाहर से इंटर हो गया है, वो उस एंटीजन को रिकग्नाइज़ करेंगी और इम्यून सिस्टम के ज़रिए उसके ऊपर अटैक करेंगी। रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनका मेम्ब्रेन के अंदर क्या रोल होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे वो एक्ट कर रहे होते हैं। सेल सरफेस मार्कर्स क्या होते हैं? सेल सरफेस मार्कर्स एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दोनों आपके पास सेल सरफेस मार्कर्स हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली सरफेस पे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई नया ख़ास किस्म का कोई सेल आता है और आके कोई ख़ास किस्म का सेल आता है और इधर आके अटैच होता है तो ये उस सेल को रिकग्नाइज़ करती हैं। तो इनकी रिकग्नाइज़ करने के लिए इनका स्पेसिफिक किस्म का मार्कर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे एक्ट कर रही हैं। तो किसी भी सेल सरफेस मार्कर्स के तौर पे एक्ट करने का मतलब ये है कि ये जैसे नेम टैग्स होते हैं और जिस तरह के शॉप्स के बाहर नाम लिखा होता है जिसको हम साइन बोर्ड भी कहते हैं, उस शॉप का नाम लिखा होता है, इसी तरह से सेल सरफेस मार्कर्स भी काम कर रहे होते हैं।
तो ये रिकग्निशन करते हैं, सेल टू सेल रिकग्निशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं कि जब भी एक ख़ास किस्म का सही सेल जब आके अटैच होता है तो उसके साथ स्टिक कर जाता है यहाँ पे। जैसे अब ये सेल सरफेस मार्कर्स हैं, इस पे स्पेसिफिक किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हुए हुए हैं। तो जब ख़ास किस्म का सेल आके अटैच होता है जिसने वहाँ पे अटैच होना होता है, यानी कि करेक्ट सेल जब टुगेदर अटैच होता है तो ये उसको रिकग्नाइज करती हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंट्रैक्शन कर रहा होता है। तो सेल जब इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन कर रहा होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए कर रहा होता है। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन कर रही होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रही होती है कि कौन से मटेरियल ने सेल के अंदर आना है और कौन से मटेरियल ने सेल के बाहर जाना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसके बहुत से फंक्शन है। उसका सबसे पहला फंक्शन है न्यूट्रिएंट हासिल करना। न्यूट्रिशन के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। अगर सेल को बाहर से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगी। अगर सेल ने कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस एक्सक्रीट करनी है, निकालना है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगी। और अगर उसने कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस को सक्रीट करना है तो वो भी उसके ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगा। और कुछ आयनिक ग्रेडियंट जो कि नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी में ज़रूरी होता है तो उसको जनरेट करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से एक ख़ास किस्म की पीएच या आयनिक कंसंट्रेशन सेल के अंदर मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को ये पास होने देती है और कुछ चीज़ों को ये पास नहीं होने देती। तो वो सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सोलुबल है, यानी जो वो सब्सटेंसेस जो लिपिड में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से भी ईज़िली गुजर जाते हैं। और कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास शामिल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, ग्लूकोज। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वाटर, ग्लूकोज और ये गैस ये न्यूट्रल होती हैं और इसलिए ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से गुजर जाती हैं। लेकिन अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज की वजह से आयंस जो है वो मुश्किल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरती हैं। तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन में से जो मूवमेंट होती है वो 4 तरह की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस हैं। पैसिव का मतलब यह है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमें कोई भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होती है वो खुद ही हो रही होती है। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है और वो खुद ही होती है, आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरे दो जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बुल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बुल्क ट्रांसपोर्ट जिसको हम एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं। इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड पे हम मूवमेंट करवा रहे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें आपकी जो मूवमेंट हो रही होती है वो हायर से लोअर की तरफ नहीं हो रही होती बल्कि लोअर से हायर की तरफ हो रही होती है। ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट हो रही होती है, इसलिए हमें इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। I hope student you have learned about the plasma membrane. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.